नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सोलंकी और आप सभी का इस नए बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन लाइव जुड़ चुका है हमारे साथ इस नए बैच की पहली क्लास में जो होने वाली हमारी जनरल साइंस की। देखते हैं कौन कौन लाइव आ चुका है। सबको मेरी ओर से गुड इवनिंग, सबको नमस्ते, राधे राधे, हेलो। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। इस सेशन के अंदर हमारा जो ये सेशन चलेगा, इस टाइमिंग के अंदर हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जनरल साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, विजेंद्र सिंह वेरी वेरी गुड इवनिंग, मोहित गुर्जर हेलो हेलो, नमस्ते, सबको मेरा नमस्ते। और देखते हैं कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। विजेंद्र, मोहित, कोमल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से ऐड हो जाइए, बाकी जो भी हैं जल्दी से ऐड हो जाइए। अनिल, कुलदीप सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग कुलदीप सिंह जी। और कौन है, जल्दी से ताकि हमारा लाइव सेशन एकदम टाइम पे स्टार्ट हो सके। तो दोस्तों इस सेशन के अपन अंदर पढ़ने वाले हैं दैनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान। हमारे जो भी एग्जाम के लेवल तक एक विज्ञान आती है, सामान्य विज्ञान के जितने भी सवाल आते हैं वो सारे के सारे सवाल हल हो सके, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे लॉजिक अपन इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइमिंग के अंदर जो भी अपना एक साइंस का सेशन चलेगा उसके अंदर अपन सारी वो एग्जाम की बातें पढ़ेंगे, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जिससे हमारे सारे के सारे सवाल क्या हो सके, सही हो सके। ठीक है, मनोज कुमार गुड इवनिंग। तो शुरू करें। बेनीवाल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू करें। ठीक है, अपन शुरू कर रहे हैं दोस्तों दैनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान या फिर क्या बोले इसको, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर तीन प्रकार की विषय हमारे पास है, तीन सब्जेक्ट हमारे पास है। कौन कौन सी है? पहली है दोस्तों हमारे पास बायोलॉजी। कौन सी है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी किसके अंदर आती है? सामान्य विज्ञान के अंदर आती है। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, ये भी किसके अंदर है? अपने सामान्य विज्ञान के अंदर है। तीसरी सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, जिसे बोलते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम वगैरह हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट हमारे पास, इन तीनों की स्टडी हमें अच्छे से करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। सबसे पहले हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुकेश कुमार, महेश, रमेश जी, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, तो तीन प्रकार की सब्जेक्ट हमारे पास है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। सबसे पहले अपन ले रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक नई सब्जेक्ट और उसके बाद एक नई सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने केमिस्ट्री। किसे कहते हैं केमिस्ट्री? किसे कहते हैं रसायन विज्ञान? क्या है रसायन विज्ञान? तो रसायन से नाम से स्पष्ट है कि रसायन विज्ञान के अंदर पहली चीज क्या आएगी? रसायन यानी केमिकल। क्या आएंगे? केमिकल। ये बात तो स्पष्ट है यहाँ पे कि रसायन विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पहली बात तो क्या पढ़ेंगे अपन? केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे अपन? ये केमिकल, इन केमिकल की स्ट्रक्चर क्या है, इन केमिकल की संरचना क्या है, किन पदार्थों से मिलकर ये बने हैं उनको बोलेंगे संगठन। ठीक है, इन पदार्थों का निर्माण, केमिकल का निर्माण, इनको बोलेंगे संश्लेषण। फिर इनके अंदर जो केमिकल बने हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको बोलेंगे गुणधर्म। क्या बोलेंगे? गुणधर्म। और जब एक से ज्यादा केमिकल हमारे पास होंगे तो आपस में वो क्या करेंगे? आपस में क्रियाएं करेंगे, उनको बोलेंगे दोस्तों अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे उनको? अभिक्रियाएं। तो रसायन विज्ञान के अंदर किसकी स्टडी अपन करते हैं? केमिकल्स हमारे पास हैं, रसायन हमारे पास हैं। सबसे पहले उनका निर्माण कैसे होता है, फिर वो किससे मिलकर बने होते हैं उसको बोलेंगे संगठन। उनकी संरचना कैसी है, उनकी विशेषताएं क्या है यानी गुणधर्म
क्या क्या है, और लास्ट में वो आपस में दो या दो से अधिक पदार्थ जब हो जाएंगे, दो या दो से अधिक रसायन हो जाएंगे, तो वो आपस में क्या करेंगे, क्रियाएं करेंगे, उसको बोलते हैं अभिक्रियाएं। यानी सिंपल सी बात है, किसे बोलेंगे रसायन विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रसायन की संरचना, संगठन, संश्लेषण, गुणधर्म और अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रसायन विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, सोपचिंग, वेरी गुड इवनिंग, जुड़ चुके हैं आप भी, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संश्लेषण, कौन से पदार्थ हैं ये? रसायन, केमिकल्स। संश्लेषण यानी निर्माण, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे बनते हैं। संगठन, किससे मिलकर बने हैं। गुणधर्म, विशेषताएं और आपस में अभिक्रियाएं होती है, उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार मैं डेफिनेशन बोल दूं, विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है जिसके अंदर पदार्थों का, रसायनों का संरचना, संगठन, निर्माण, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में? उसे क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही आपको? नोट साथ साथ में लिखने, क्या अभी आपको साथ साथ में केवल क्या करना है, आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ स्क्रीन पे नजर गड़ाए रखनी है, फोकस करके देखना है, कोई भी पॉइंट आपके माइंड से छूटना नहीं चाहिए। ये सारी जो डेफिनेशन है ये आपको क्लास के बाद भी मिलेगी, ये जो पूरी पीडीएफ यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो वैसा का वैसा आपको क्लास के बाद भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पढ़ा के चले जाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, क्लास पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास भी पूरी रिकॉर्डेड आपको इस क्लास के बाद भी मिलेगी, लाइव के बाद भी मिलेगी। और मैं कुछ जैसे मैंने इस डेफिनेशन के अलावा यहाँ पे ये भी कुछ लिख दिया, तो ये ऐसा का ऐसा पेज आपको क्लास के बाद भी अवेलेबल रहेगा। आप जब चाहे रात के 2 बजे, 4 बजे, सुबह 7 बजे, जब भी मन करे तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात आगे करें। सबको डेफिनेशन समझ आ गई है? बिट्टू जी, मीणा, सबको समझ आ गई है? मनीषा, सैनी, रमेश, सबको समझ आ गई? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर रसायन पदार्थों की संरचना, संगठन, संगठन का मतलब होता है कि किस किस से मिलकर बना है, किस किस से मिलकर बना है, किन पदार्थों से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं संगठन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो ये किससे मिलकर बना है? H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। H का क्या मतलब है? हाइड्रोजन। और O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। तो ये जो जल है, जो H2O है, ये कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जो जल है उसका संगठन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो संगठन का मतलब है किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो ये सारी की सारी किसके अंदर हो जाएगी? रसायन विज्ञान की परिभाषा के अंदर आ जाएगी। विज्ञान की वह शाखा है, फिर से बता देता हूं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थों की संरचना, संगठन, उनके निर्माण और उनके गुणधर्म और उनके बीच की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं आ रही है? वॉल्यूम तो प्रॉपर है। आप अपना डिवाइस चेक कीजिए, एक बार आप अपना डिवाइस चेक कीजिए, फिर से नेटवर्क में कुछ इश्यू हो सकता है। ठीक है, यहां से तो प्रॉपर है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। जब भी हम रसायन विज्ञान को शुरू करते हैं तो रसायन विज्ञान के अंदर सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, क्योंकि पदार्थों का निर्माण हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निर्माण होता है। अब पदार्थों का निर्माण भी कैसे होगा? जब रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिक्सअप होगा तो एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण होगा। आई बात समझ में? तो उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने का, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना जरूरी है। गुणधर्म का क्या अर्थ है? गुणधर्म का मतलब विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, गुणधर्म का मतलब स्पेसिफिकेशन, विशेषताएं, कि उसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। आई बात समझ में बेनीवाल जी? दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बन गया, हाँ तो पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? एटम्स किसे कहते हैं? एटम सबसे छोटी इकाई है, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। वॉल्यूम सही है? ओके ओके। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की।
रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो इसे समझने के लिए अपन ऐसे बात करते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पदार्थ है जिसका नाम है ए। क्या नाम है जिसका? ए। इस ए पदार्थ के साथ, इस ए पदार्थ के साथ में दोस्तों ऐड करता हूं एक दूसरा पदार्थ जिसका नाम है बी। क्या नाम है जिसका? बी। आई बात समझ? ये दोनों अभिक्रिया करके, ये दोनों अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? ए बी। आई बात समझ में? एक पदार्थ मेरे पास कौन सा है जिसका नाम है ए। मैंने माना एक पदार्थ है मेरे पास ए, दूसरा पदार्थ है मेरे पास बी। ये दोनों मिलकर एक तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं जिसे क्या क्या बोलेंगे हम? ए बी। ए ये था, बी ये था, नया पदार्थ कौन सा बना? ए बी। आप चाहो तो इसको एक अलग नाम दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर सी बन गया। आई बात समझ? यहाँ तो आप ए बी बोल सकते हो या फिर एक नया नाम दे सकते हो, क्योंकि पदार्थ नया बना है तो आप नया नाम भी दे सकते हो कि सर सी बन गया। ठीक है। अब देखिए, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है। तो जिस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक बात क्लियर है आप सबको कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो रसायन मिलकर, दो पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, दो हो सकते हैं पदार्थ, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 72 हो सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है कि दो ही हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पदार्थ यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या कर रहे हैं? ये आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा सबको समझ आ गई? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि पदार्थ आपस में मिलकर, बहुत सारे पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, दो तीन शब्द यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। पहला कौन सा शब्द है? कि जिसके बीच में अभिक्रिया होगी, जिनके बीच में अभिक्रिया होगी। जिनके बीच में का मतलब क्या है? यहाँ पर ए और बी के बीच में अभिक्रिया हो रही है, तो ए और बी के बीच में अभिक्रिया हो रही है, यानी जिनके बीच में अभिक्रिया हो रही है उसको दोस्तों अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। मेरे साथ साथ बोलिए, अभिकारक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिनके बीच में अभिक्रिया होती है, जिनके बीच में, जिनके मध्य अभिक्रिया होती है, उसको अभिकारक कहा जाता है। इसी को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोला जाता है। ठीक है। ए और बी क्या है? अभिकारक है। ए और बी क्या है? अभिकारक है। अब बात करते हैं एक और शब्द की, कि पदार्थों के आपस में क्रिया करने से जो नया पदार्थ बनता है, कौन बना है यहाँ पर? ए बी बना है, या फिर आप कह सकते हैं सी बना है सर। तो जो नया पदार्थ बनता है उसको दोस्तों उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद। इसको बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जब हम आगे केमिस्ट्री के अंदर आगे पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के अंदर जब आगे पढ़ेंगे, तो मैं बार बार यही कहूंगा कि ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। तो आप समझ जाना, उत्पाद का मतलब है नया पदार्थ बन रहा है, अभिकारक का मतलब है इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है। आई बात समझ में? वेरी गुड बेनीवाल जी। नया पदार्थ बनता है, उत्पाद कहलाता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जल का। जल का एग्जाम्पल लेंगे, कैसे लेंगे? दो हाइड्रोजन के अणु और एक अणु किसका? एक अणु ऑक्सीजन का। क्या बनाएंगे? H2O। क्या बनाएंगे? H2O। क्लियर? तो यहाँ पे अभिकारक कौन कौन से हैं? अभिकारक है दोस्तों, एक तो हो गया हाइड्रोजन
और एक कौन हो गया, ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नया पदार्थ क्या बना है, जल बना है, वाटर बना है। तो ये वाटर क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। यहां तक सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है? दिक्कत हो तो बता सकता है, किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो वो बता सकता है। क्लियर है जी? तो एक बार फिर से बता दूं, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अभिकारक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों के बीच में, जिन पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होती है, वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? कि पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होकर एक नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे दोस्तों उत्पाद कहा जाता है। अब एक चीज यहां पर और देखनी है, तीसरा वर्ड कौन सा है सर? अभिकारक आ गया, उत्पाद आ गया, बता रहा हूं, ठीक है, बेचैन ना हो, बता रहा हूं आपको। तीसरा वर्ड ये है कि ये जो ए और बी आपस में अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए, ए बैठा है शांत, ए अपने आप में खुश है, बी अपने आप में खुश है। इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उत्पाद करते हैं, उत्पाद यानी उनको बेचैनी होती है, ए को बेचैनी हो रही है, बी को बेचैनी हो रही है, आपस में भिड़ गए और एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभिकारक होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, शांत, बेवजह किसी से भिड़ना पसंद नहीं करते। तब क्या आता है, तब एक तीसरा इंसान बीच में आता है, तीसरा बीच में आता है, उसको बोलते हैं दोस्तों उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं उसको? उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या बोलता है, उत्प्रेरक क्या कहता है? उत्प्रेरक इन दोनों को एक एक करके भड़काता है। क्या करता है? इस ए को भड़काता है, फिर बी को भड़काता है, और ऐसे करके इन दोनों की रिएक्शन आपस में करवाता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिकारकों को, क्या लिखेंगे अपन? अभिकारकों को, अभिकारकों को अभिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। इनके बीच में घुस जाएगा और इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवा देगा और बाद में खुद निकल जाएगा, बाद में खुद ऐसा कैसा निकल जाएगा। यानी उत्प्रेरक का यूज कहीं पर भी नहीं होगा, खुद बीच में घुसेगा और दोनों की अभिक्रिया करवा के खुद बाहर निकल जाएगा। यानी क्या काम है सिर्फ इसका? इसका काम केवल प्रेरित करना है, केवल इन दोनों को आपस में भिड़ाना है। आई बात समझ में? तीनों वर्ड यहाँ पे क्लियर है। अभिकारक जिनके मध्य अभिक्रिया होती है, उत्पाद जो नया पदार्थ बनता है, उत्प्रेरक जो अभिकारकों को अभिक्रिया के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रेरित करता है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है? अभिकारक समझ आ गया, उत्पाद समझ आ गया, उत्प्रेरक समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसके दो मुख्य बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। दो तरीके के क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। नोट साथ में बना ले क्या सर? बिल्कुल। अगर आप क्लास से डिस्टर्ब हुए बिना नोट्स फटाफट से बना सकते हैं तो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नोट्स बनाने के चक्कर में बोर्ड से जो मैटर आपको डिलीवर हो रहा है उसमें आपको दिक्कत आ रही है, वो आपसे छूट रहा है, तो नोट्स एक बार के लिए रोक दीजिए। आई बात समझ में? अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो तरीके के क्या होते हैं दोस्तों? परिवर्तन होते हैं। प्यारे से परिवर्तन है, कौन कौन से परिवर्तन है? एक दोस्तों होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। आई बात समझ? यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, दो तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्प्रेरक का उदाहरण नहीं है क्या सर? उत्प्रेरक का बिल्कुल उदाहरण है। कैसे नहीं है? देखिए, उत्प्रेरक का उदाहरण यहां से आप ले सकते हैं। जब अमोनिया बनता है, अमोनिया सब जानते हैं, अमोनिया क्या होता है? जब अमोनिया बनता है
तो किससे बनता है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन से। किससे बनता है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे N2 नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2 होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है उसका फॉर्मूला H, तो इससे क्या बनता है? NH3। ये क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है ये? अमोनिया। यहाँ पे 3, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर अपन लगाएंगे 6 और यहाँ पर लगाएंगे 2। ये नियम अपन पढ़ेंगे, अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, नियम अपन पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, इसलिए अपन इस अभिक्रिया को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो इस अभिक्रिया को जो उत्प्रेरित करता है, इस अभिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, उसको क्या बोलते हैं? आयरन। कौन करता है? आयरन। इसके साथ साथ एक और करता है, मोलिब्डेनम। उत्प्रेरक का क्या नाम है? आयरन और मोलिब्डेनम, ठीक है। तो आई बात समझ में? तो ये सारा क्लियर है। अब लास्ट में क्या बात कर रहे थे अपन? रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया में 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं। पहला आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। एक एक करके दोनों परिवर्तनों को पढ़ेंगे। आज की हमारी पूरी क्लास, आज का पूरा सेशन इन दोनों को परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन को समझने में जाएगा, ठीक है, ताकि हमें बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला स्टार्ट करते हैं, भौतिक परिवर्तन। किसी को लिखना है ये तो जल्दी से उतार लीजिए। किसी को भी लिखना है अभिकारक कौन से हैं, उत्पाद कौन से हैं, उत्प्रेरक क्या काम करता है, तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से जल्दी उतार लीजिए। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। नोट हो गया? नोट हो गया तो कमेंट में यस लिखिए, जल्दी से जल्दी। ये आपके बाद में भी अवेलेबल रहेंगे, बाद में भी अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। सबसे अपन पहले पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? देखिए, भौतिक का मतलब क्या है कि जो भी आपके सामने बैठा है, जो भी आपके सामने कोई वस्तु रखी है, कोई इंसान बैठा है, कोई प्राणी है, किसी भी प्रकार की कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ आपको बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, वो उसका क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। यानी आपके पास कोई बोतल रखी है, बोतल किस कलर की है, बोतल का रंग कैसा है, बोतल का आकार कैसा है, बोतल की आकृति कैसी है, बोतल का घनत्व कैसा है, उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना नहीं आ सकता, ये जो सारे गुण है, ये क्या कहलाते हैं? उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। आई बात समझ में? भौतिक गुण फिर से बता रहा हूं मैं, किसे कहते हैं भौतिक गुण? भौतिक गुण यानी आपको किसी भी पदार्थ को बाहर से देखना है, बाहर से देखने पर जो जो उसके अंदर गुण है, जो जो विशेषताएं हैं उस पदार्थ की, आप उसको देख पा रहे हैं, वो सारा का सारा भौतिक गुणों के अंदर आता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपके सामने ये पेन है, पेन का रंग क्या है? ब्लैक कलर है। आकार कैसा है? आकृति कैसी है? बेलनाकार आकृति है। लंबाई कितनी है? कम से कम हो जाएगी 7 से 8 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, ठीक है। और क्या है इससे? इसका आयतन कितना है वो अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो गुण है ये क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन यानी क्या है? भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि उसके जो भौतिक गुण है उसके अंदर चेंज आएंगे, उसके अंदर क्या आएंगे? परिवर्तन आएंगे, उसके अंदर चेंज आएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? भौतिक परिवर्तन का मतलब है पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या हो रहे हैं? परिवर्तन होते हैं, भौतिक गुणों में चेंज आते हैं। कौन कौन से भौतिक गुणों में चेंज आ सकते हैं? पहली बात करते हैं सर, रंग में आ सकते हैं। रंग क्या है? एक भौतिक गुण है, रंग में आ सकते हैं, ठीक है।
सर इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, जिन पदार्थ को छू सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। छू सकते हैं, इसका भौतिक गुणों से क्या कनेक्शन है? जैसे रंग है, रंग को आप क्या छू, जैसे घनत्व है तो घनत्व भी क्या एक भौतिक गुण है, घनत्व को आप कैसे छू सकते हैं? ठीक है, जैसे आयतन है तो आयतन एक गुण है, ठीक है, एक विशेषता है उसकी। जैसे रंग, भौतिक गुणों में परिवर्तन आते हैं, कब कौन कौन से गुण चेंज होंगे? रंग चेंज हो सकता है, ठीक है, रंग चेंज हो सकता है, उसका आकार चेंज हो सकता है, उसका आयतन चेंज हो सकता है, उसका घनत्व चेंज हो सकता है, उसके आकार यानी उसका रूप चेंज हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें अगर चेंज होती हुई आपको दिखे, इसका मतलब क्या है? उसमें क्या हो रहे हैं? भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। आई बात समझ? फिर से एक बार देख लो, जब पदार्थ का भौतिक गुण परिवर्तित होता है, पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, तब वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। आई बात समझ में? रंग, आकार, आयतन, घनत्व, रूप, ये सारी की सारी चीजें भौतिक गुणों के अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होंगे। अब देखिए भाई साहब, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसका मतलब केवल भौतिक गुण चेंज होंगे, रासायनिक गुण यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, रासायनिक गुण कहाँ पे चेंज होंगे? जब अपन रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। अब भौतिक परिवर्तन में भी रासायनिक गुण अगर चेंज हो गए तो रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब रहा? ठीक है, तो इसका मतलब है भौतिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, आई बात समझ? उसके बाद आगे बात करते हैं कि सर नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं होगा। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, पदार्थ वो का वो रहेगा। जैसे आपके पास एक क्या है? एक पदार्थ है, एक वस्तु है जिसका कलर कैसा है? पीला कलर है। आपने क्या कर दिया? उस पीले कलर वाली वस्तु को गर्म कर दिया। अब उस गर्म करने के कारण क्या हुआ? वो पीला कलर चेंज हो गया, पीला कलर काला पड़ गया। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ तो वो का वो है, वस्तु वो की वो है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, केवल उसका रंग चेंज हो गया है। तो उसमें कैसा परिवर्तन हुआ सर? भौतिक परिवर्तन। आई बात समझ में? तो दूसरी बात करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होगा। याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। उसके बाद अब जब नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये परिवर्तन कैसा है? उत्क्रमणीय। परिवर्तन कैसा है? उत्क्रमणीय, यानी अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि कुछ ऐसा विधि करके, कुछ ऐसा मेथड यूज करके वापस से उसका कलर पीला किया जा सकता है, वापस उसको कुछ पदार्थों को अपने पुराने प्रारंभिक अवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? देखिए, भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं, ये सारे के सारे क्या है? आई बात समझ? ये सारे के सारे भौतिक गुण हैं। एग्जाम्पल भी आएंगे, एग्जाम्पल भी ऐसी बात नहीं है कि बिना एग्जाम्पल के हम पढ़ा देंगे, आपको सारे एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले अपन इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होते, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, परिवर्तन क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब ये थ्योरी आपको जानना क्यों जरूरी है? थ्योरी इसलिए जानना जरूरी है कि जब इसका क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? ऑप्शन में आएगा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होते हैं, और फिर आएगा भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं। और जो चौथा ऑप्शन दे देगा वो उल्टा दे देगा। वो क्या करेगा? उत्क्रमणीय की जगह अस्थायी की जगह दे देगा स्थायी। क्या दे देगा? स्थायी। और स्थायी देते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। यानी जो एक बार कर सकते हैं वापस से उसका उल्टा भी कर सकते हैं। अपन देखेंगे, बर्फ का एग्जांपल देखेंगे कि हमने बर्फ को गर्म किया, क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है, परिवर्तन हो गया। ठीक है, यानी इसके केवल क्या हुआ? भौतिक गुण चेंज हो गया, इसका जो आयतन है वो चेंज हो गया, इसका जो रंग है वो चेंज हो गया। फिर जल को और गर्म किया, क्या बन गई सर? वाष्प बन गई। क्या बन गई दोस्त? वाष्प बन गई। तो ठीक है, इसका भी क्या हो गया? आयतन चेंज हो गया और आकार चेंज हो गया। ठीक है, अब इस वाष्प को और ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। और जल से क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। तो वापस से इसको बना सकते हैं, यानी क्या? अस्थायी है। बर्फ का जल बनना
जल से वाष्प बनना क्या है? अस्थाई। अस्थाई का मतलब है कि कोई परमानेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस वाष्प को वापस से जल भी बनाया जा सकता है, इस जल को वापस बर्फ भी बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है। ठीक है, आई बात समझ? अब देखिए, तो यहां तक बात क्लियर है। उत्क्रमणीय का मतलब यही होता है कि एक बार जिस डायरेक्शन में जाते हैं वापस से भी उस दिशा में आ सकते हैं। ठीक है, यानी ये दो बिंदु है, यहाँ पे ए, ये बी, ए से बी गए, अगर केवल ए से बी गए इसका मतलब है स्थायी हो गए। क्या हो गए? स्थायी हो गए। वापस बी से ए नहीं आ सकते, इसका मतलब क्या है? स्थायी। लेकिन ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, इसका मतलब क्या है? उत्क्रमणीय, यानी दोनों डायरेक्शन में चीजें चल सकती है। यानी वापस क्या? अस्थायी। यहां से वापस इधर गया, वापस इधर गया, यहां से वापस जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, यानी अस्थायी है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से एग्जाम में सवाल आते हैं और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण पहला कौन सा है? सेब सब्जी को काटना। सेब सब्जी को काटना, आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको थ्योरी अप्लाई करनी है। क्या करनी है आपको? ये जो ऊपर की तरफ थ्योरी दी गई है आपको, जो ये थ्योरी पढ़ाई गई है, ये जो थ्योरी पढ़ाई गई है इसको अप्लाई करना है। देखिए अप्लाई करके देखते हैं। पहला है सेब या सब्जी को काटना। तो सेब सब्जी को काटने से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। सेब को काटेंगे तो भी क्या रहेगा? सेब रहेगा, संतरा नहीं बनेगा। सब्जी को काटेंगे, भिंडी को काटेंगे, ककड़ी नहीं बनने वाली है। ठीक है, बात वो की वो है, पदार्थ वो का वो है, नया पदार्थ नहीं बना है। इसका मतलब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, जब भी आप मोम को पिघलाते हैं, देखिए दो तरीके से सवाल आएंगे। मोमबत्ती का जलना अलग चीज है, मोमबत्ती का जलना अलग चीज है, और मोम का पिघलना अलग चीज है। मोम का पिघलना, मोम को जब गर्म किया जाता है तब वो पिघल जाती है, जैसे बर्फ को गर्म करने पर वो पिघल जाती है। सेम की सेम वो चीज यहाँ पर हो रही है। तो मोम को पिघलना, मोम को जब पिघलाते हैं वापस से उसको मोम भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? नया पदार्थ नहीं बनता है। मोम जो ठोस अवस्था में होती है उसी को पिघलाकर द्रव अवस्था में बदली जा सकती है। ठीक है, तो उसका नया पदार्थ का कोई निर्माण नहीं हुआ है, केवल उसकी अवस्था चेंज हुई है, रूप चेंज हो गया है, ठोस से किस में हो गया है? द्रव में हो गया है। फिर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब अभी हम जब बर्फ के बारे में बात करेंगे तो ये बात अपन समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखो क्योंकि ये मैं वैसे भी अभी समझाने वाला हूं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, जैसे मोम को पिघलाए हैं अपन, वैसे ही सोने को पिघला दो। ठीक है, तो सोना पिघलेगा तो भी क्या रहेगा? सोना रहेगा, चांदी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? पदार्थ वो का वो है, नया पदार्थ नहीं बना है, केवल उसकी अवस्था चेंज हो गई है, ठोस से द्रव में चला गया है। कागज के टुकड़े, आपने क्या किया? पढ़ते पढ़ते आपको एकदम से इरिटेशन हो गया कि सब सर याद नहीं हो रहा है, फटाफट से आपको गुस्सा आया, एक पेज फाड़ा, उसके टुकड़े करके आपने डाल दिए। तो जब वो पेज था तो भी क्या था? कागज था। जब आपने उसके टुकड़े कर दिए तो भी वो क्या हो गया? कागज हो गया। पहले एक पूरा कागज था, अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, यानी आकार चेंज हो गया, आकृति चेंज हो गई, उसका रूप चेंज हो गया। पदार्थ वो का वो है, नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक है, यानी कागज का टुकड़ा, कागज के टुकड़े करना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। हाँ बिल्कुल बेनीवाल जी, बिल्कुल सही बात है। कागज का जलना अलग चीज है, जलना बताएंगे आपको, जलना रासायनिक परिवर्तन के अंदर पढ़ेंगे, और कागज का फटना यानी कागज के टुकड़े करना ये भी एक क्या है? अलग चीज है। ठीक है, आई बात समझ में? अगली बात करते हैं कांच के टुकड़े। तो सेम की सेम चीज है, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, अब इसमें ज्यादा दिमाग क्या लगाना बताओ आप। कागज के टुकड़े, जैसे एक पूरे पेज को फाड़ के आपने डाल दिया, वैसे ही आपने कांच की बोतल के टुकड़े करके डाल दिए। सिर्फ रंग और रूप और आकार चेंज हुए, आकृति चेंज हुई है। कांच वो पहले भी कांच ही था, कांच के टुकड़े करने के बाद भी वो कांच ही है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के। आपको ऑप्शन में सारे दिए जाएंगे, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ये तीन आपको दे दिए, चौथा आपको रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल दे दिया, तो चौथा फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सारा जब किसी को नोट करना है जल्दी से फटाफट 1-1.5 मिनट के अंदर नोट कर लो।
ठीक है, तब तक मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा लेता हूं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में दोस्तों भौतिक गुण चेंज होते हैं। भौतिक गुण का मतलब क्या है, आपको किसी वस्तु को, पदार्थ को देखने पर जो उसके अंदर चीजें दिखती हैं उसको क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं। जैसे उसका घनत्व हो गया, उसका आयतन हो गया, उसका रंग हो गया, उसका रूप हो गया। ठीक है, ये सारी चीज किसके अंदर आती है, भौतिक गुणों के अंदर आती है। आई बात समझ। उसके बाद रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होते हैं। रासायनिक गुण वो के वो रहेंगे, रासायनिक गुण क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी है, यानी बार बार एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में अपन उसको चला सकते हैं। बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से फिर बर्फ बना सकते हैं, फिर बर्फ से पानी बनाओ, फिर पानी से बर्फ बनाओ, फिर बर्फ से पानी, फिर पानी से वाष्प बनाओ, फिर वाष्प से पानी बनाओ। ऐसे आप 1000 लाख 72 लाख बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सेब सब्जी को काटना आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप इस थ्योरी को अप्लाई करो। सेब सब्जी को काटेंगे तो सेब सेब ही रहेगा, सब्जी सब्जी रहेगी। तो इसका मतलब भौतिक गुण चेंज हो रहे हैं, पदार्थ नया नहीं बनता है, तो भौतिक परिवर्तन। मोम को पिघलाएंगे तो केवल उसकी क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है, ठोस से द्रव में बदल रहा है। तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। इसकी बात अभी अपन करेंगे। ठीक है, सोने का पिघलना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठोस से क्या बन रहा है, द्रव। ठोस से क्या बन रहा है दोस्तों, द्रव बन रहा है। कागज के टुकड़े, तो कागज कागज ही रहेगा, टुकड़े करने के बाद भी कांच ही रहेगा। तो ये सारे किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आई बात समझ। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे रह गया है, ऊर्ध्वपातन। कौन सा रह गया है यहाँ पे, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को देखिए, अपने पास क्या है, बर्फ। बर्फ को गर्म किया, किसमें कन्वर्ट हुआ, ये जल के अंदर। किसमें बदला, जल के अंदर। ये जो निशान है, दो तरीके के यहाँ पे निशान में यूज करूंगा। एक है आपका इस टाइप का और एक है आपका इस टाइप का। ये निशान कैसे बने हैं देखिए, ये आपका एक निशान था और ये पीछे की तरफ आने के ये दो निशान थे। अब अगर ए से बी है, आप उसको इस डायरेक्शन में भी लेके जा रहे हैं, आप उसको इस डायरेक्शन में भी लेके जा रहे हैं, तो आपको अलग अलग दो पूरे तीर यूज करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर ये कर दिया कि इसको आधा मिटा दिया और इसको भी आधा मिटा दिया। और कैसे बन गए, इस टाइप के बन गए। ठीक है, अब देखिए बर्फ से क्या बना, जल। जल से वापस बर्फ बन सकता है, तो इसको ऐसे लिख लो। आई बात समझ। फिर जल से वापस क्या बन सकता है, वाष्प बन सकता है। ये बन गया दोस्तों वाष्प। और वाष्प से वापस जल बन सकता है, तो ये ऐसा निशान अपन कर देंगे। ठीक है, तो बर्फ से जल बना, इसको क्या बोलते हैं अपन, जल से वाष्प बना, उसको क्या बोलते हैं, ये बात अपन अच्छे से जानते हैं। अगर बर्फ से जल बनता है, इसको बोलते हैं अपन पिघलना, यानी बर्फ का पिघलना। सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं पिघलना। जल से वाष्प बना है, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पन। वाष्प से वापस जल बनता है, इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। जल से वापस बर्फ बनता है, इसको बोलते हैं हीमन। क्या बोलते हैं, इसको हीमन बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, अब देखिए ये तो एक सिंपल सी प्रक्रिया है। लेकिन अगर बर्फ से सीधा क्या बन जाए, वाष्प बन जाए। बर्फ से सीधा क्या बने, वाष्प, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, बर्फ से डायरेक्ट वाष्प बन रहा है तो भी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और मजे की चीज ये है दोस्तों कि वाष्प से अगर वापस बर्फ बन जाए, उसको भी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। आई बात समझ, ऊर्ध्वपातन। क्लियर है जी। यहां तक तो ठीक है। बर्फ से जल बन रहा है, बर्फ पिघल रहा है तो पिघलना बोलते हैं। जल से वाष्प बन रहा है, वाष्पन बोलते हैं। आपको याद सिर्फ दो वर्ड रखने हैं, वाष्प से जल बनता है संघनन और जल से बर्फ बनता है हीमन। आई बात समझ। बर्फ से चाहे वाष्प बनो डायरेक्ट, बिना जल में परिवर्तित हुए, बिना जल में परिवर्तित हुए, जल में आपको चेंज ही नहीं करना है। बर्फ से डायरेक्ट इसको एक इसने लगा दी छलांग, डायरेक्ट कूद गया वाष्प पे, वाष्प से डायरेक्ट कूद गया बर्फ पे, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे,
ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ऊर्ध्वपातन की क्या परिभाषा हो जाएगी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, ठोस से सीधे ही वाष्प बन जाता है, और वाष्प से सीधे क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, सॉरी ठोस बन जाता है। बर्फ क्या है, ठोस अवस्था। बर्फ क्या है, ठोस अवस्था है। जल क्या है, द्रव अवस्था। और वाष्प क्या है, गैस अवस्था। तो ठोस से क्या बन रहा है, डायरेक्ट गैस, और गैस से क्या बन रहा है, डायरेक्ट ठोस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब हमारा क्या एग्जाम्पल था, एक कपूर का दहन। क्या एग्जाम्पल था हमारा, कपूर का दहन। अब देखिए कपूर का दहन एक अपवाद है। ये आगे जब रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। कपूर का दहन, इसको भौतिक परिवर्तन में क्यों रखा गया है, जबकि जो सारे प्रकार के दहन है, किसी का भी अगर जलना है, किसी का भी दहन हो रहा है, उसको सारों को रासायनिक परिवर्तन में रखते हैं। इसको कपूर एक अपवाद है, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको अलग से टाइम दे रहा हूं, इसीलिए मैं इसको अलग से समय दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपवाद है अपने आप में। क्योंकि सारे जो दहन है, सारे दहन, किसी का भी दहन बात करेंगे आपको सीधा रासायनिक याद रखना है। मैं आपको वहां पे ये ट्रिक बताऊंगा कि जितने भी प्रकार के दहन लिखा हुआ है आपको आंखें मीच के रासायनिक परिवर्तन कर देना है। लेकिन यहाँ पे यू टर्न लो, लेकिन कपूर जहां पे लिखा हो वहां पे आपको रासायनिक को गोली मारनी है, रासायनिक को भूल जाना है। क्या याद रखना है, भौतिक परिवर्तन याद रखना है। क्या याद रखना है, भौतिक परिवर्तन। क्यों याद रखना है, क्योंकि जितने भी दहन होते हैं, जितने भी प्रकार के सृष्टि में ब्रह्मांड के अंदर दहन होते हैं, कोई चीज जलती है तो एक नया पदार्थ बनाती है। क्या बनाती है, नया पदार्थ बनाती है। लेकिन कपूर एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो दहन होने के बाद भी उसी अवस्था में रहता है, दहन होने के बाद भी ये कपूर ही रहता है, ये कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा गया है। आई बात समझ में, कपूर वाली बात जिसको समझ में आई जल्दी से कमेंट में यस लिखो, जिसको समझ में नहीं आई फिर से बताओ जल्दी से। कपूर वाली बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने ये सब इसीलिए मातापच्ची करी है, बर्फ से सीधा वाष्प बनता है। तो कपूर भी क्या है, कपूर की गोली देखी है सबने, कपूर की गोली सबने देखी है, कैसी होती है, ठोस होती है। तो ये जो कपूर होता है ये क्या होती है, ये क्या होता है, ठोस होता है। जैसे ही इसको गर्म करेंगे, जैसे ही इसको जलाएंगे, जैसे इसका दहन होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों गैस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठोस किसमें बदला है, डायरेक्ट गैस में बदला है। ठोस किसमें बदला है, डायरेक्ट गैस में बदला है। ठोस किसमें बदला है, डायरेक्ट गैस में बदला है। इसीलिए कपूर का दहन कौन सी प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। आई बात समझ में। कपूर का दहन भौतिक परिवर्तन में क्यों रखा गया है, क्योंकि कपूर जलने के बाद भी कपूर ही रहता है, कपूर का संगठन नहीं बदलता है, कपूर ही रहता है। नेफ्थलीन, कपूर की गोली किससे बनी होती है, नेफ्थलीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, नेफ्थलीन। आपको अगर याद रखना है, आपको मजा आ रहा क्लास में, तो आप इसको भी याद रखिए। कपूर की गोली किससे बनी होती है, नेफ्थलीन से बनी होती है। तो इसको जब जलाएंगे तो नेफ्थलीन का नेफ्थलीन ही रहेगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसलिए इस कपूर के दहन को किस में रखा गया है, भौतिक परिवर्तन में रखा गया है। आई बात समझ। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, आप बात करेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस अगर पूरा टॉपिक करने के बाद भी कोई चीज आपको समझ नहीं आई, कोई चीज मैंने छोड़ दी है, तब आप मुझे बताना। दूसरी बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन के उल्टा का उल्टा कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। आपको ज्यादा याद नहीं करना है, आपको ज्यादा याद नहीं करना है। आपको भौतिक परिवर्तन के याद है, भौतिक परिवर्तन की आपको थ्योरी याद है, आपको बस उल्टा करना है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में क्या करना है, उल्टा करना है। अब देखिए, वहां पे रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होता था, यहाँ पे रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ज्यादा मुझे यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रासायनिक परिवर्तन है तो कॉमन सी बात है कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन तो होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन तो होगा।
ठीक है, इसमें नया पदार्थ बनता है, वहां पे नहीं बन रहा था, भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता था, यहाँ पे नया पदार्थ बनता है। फिर है वहां पे भौतिक में क्या था, अस्थाई, यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्थाई। एक बार जो बन गया सो बन गया, वापस उसको नहीं बना सकते। ठीक है, कोई ए पदार्थ है, ए पदार्थ किसमें चेंज हो गया, बी के अंदर चेंज हो गया, तो अब आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो होना था सो हो गया। अब बी से वापस ए नहीं बन सकता, बी से वापस ए कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। आई बात समझ? तो ए से बी बन गया सो बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आराम से बैठ जाओ। स्थाई है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि वापस से उसको न बदला जा सके, अब इसको वापस से नहीं बदल सकते ए में, तो ये कैसा है, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है दोनों दिशा में चलता है, ये केवल एक दिशा में चलता है, ए से बी चलेगा या बी से ए चलेगा। आई बात समझ? इसमें प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक अवस्था कौन सी थी, ए थी, अब ए से बी बन गया, अब बी से वापस ए प्राप्त नहीं कर सकते, कॉमन सी बात है। आई बात समझ? अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल की, जैसे लकड़ी का दहन, लकड़ी का दहन, किसी लकड़ी को आप जलाते हैं, उससे क्या बन गई, राख बन गई, क्या बन गई, राख बन गई। यानी लकड़ी ठोस थी, अब यहाँ पे ठोस द्रव की बात आप न भी करो तो कोई बात नहीं, लकड़ी एक अलग पदार्थ थी, राख एक अलग पदार्थ है, राख क्या है, एक अलग पदार्थ है, तो नया पदार्थ बना कि नहीं बना, लकड़ी का दहन हुआ, लकड़ी को मैंने जलाया, नया पदार्थ बनाकर नहीं बना, लकड़ी से क्या बन गई, राख बन गई, क्या बन गई, राख बन गई। आई बात समझ? अब यहाँ पे देखिए, जितने भी दहन और जलना है, जितने भी दहन या फिर किसी का भी दहन करेंगे, किसी को भी आप जलाएंगे, वो सारे के सारे कैसे हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन है। कैसे हैं, सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन। अगर आपके ऑप्शन के अंदर जलना लिखा हो और वहां पे कपूर नहीं हो, वहां पे कपूर नहीं हो, तो आपको आंखें बंद करके रासायनिक परिवर्तन पे टिक लगा देना है। क्वेश्चन पूछते हैं निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपने सिलेबस में आते हैं और सारे पूछे भी जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के दहन और जलना है, ये सारे के सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सारे कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन। अपवाद, अपवाद कौन सा है इसमें, कपूर का दहन। अपवाद क्या है दोस्तों, कपूर का दहन अपवाद है। अगर दहन के आगे कपूर लिखा हो, जलने के आगे कपूर लिखा हो, तो आपको भौतिक परिवर्तन करके आना है, भौतिक परिवर्तन करके आना है। आई बात समझ? अब बात करते हैं और एग्जाम्पल की, जैसे पाचन हो गया, जैसे हमारा पाचन होता है, पाचन के अंदर क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े अणु हैं, प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या होते हैं, इन सारों को सरल अणु में तोड़ा जाता है, सरल अणुओं के अंदर तोड़ा जाता है। तो ये भी कैसी है, रासायनिक परिवर्तन है, ये भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। जो श्वसन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों है रासायनिक परिवर्तन, देखिए श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करना, ये क्या है, ग्लूकोज। क्या सूत्र होता है ग्लूकोज का, अभी आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप इतना मानो कि ये सूत्र किसका है, ग्लूकोज का है, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O, और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। श्वसन का उद्देश्य ही क्या है, उद्देश्य का मतलब उसे उद्देश्य, उसे ऊर्जा। आई बात समझ? श्वसन का उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। साइड में बेचारे CO2 और H2O भी निकल जाते हैं। तो श्वसन में देखो, पहले हमारे पास था ग्लूकोज, अब हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो क्या हो गया, पूरा का पूरा नए पदार्थ बन गए। पहले पदार्थ था हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ना तो ग्लूकोज है ना ऑक्सीजन है, सारे के सारे नए पदार्थ बन गए। इसका मतलब क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसका उल्टा कर लो, CO2 और H2O मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, क्या बनाते हैं,
ग्लूकोज बनाते हैं। आई बात समझ? तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CO2 और जल थे, अब हमारे पास ना तो CO2 रहा ना जल रहा, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, लोहे पर जंग लगना सबसे मुख्य एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है तो वो यही आता है। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगता है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इसको अपन जब एक टॉपिक पढ़ेंगे संक्षारण, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। उसमें इसकी अच्छे से बात अपन करेंगे। जो लोहे पर जंग क्यों लगता है? क्योंकि इसके पास में क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ इसकी अभिक्रिया होती है, जिससे लोहे की जो ऊपरी परत है वो किसके अंदर बदल जाती है? जंग के अंदर बदल जाती है। ठीक है। उस जंग से वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता, इतना आप ध्यान रखिए। तो वापस से कोई चीज नहीं बनाई जा सकती। फिर बात करेंगे, जो चांदी होती है उसमें समय के साथ काली परत चढ़ जाती है। समय के साथ क्या होता है? काली परत चढ़ जाती है। उसके बाद जो बात करेंगे तांबे की, तो तांबे के ऊपर टाइम के साथ क्या होती है? एक हरी परत का निर्माण हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो परतें चढ़ती हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आई बात समझ? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ये सारे के सारे कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों दोनों प्रकार के परिवर्तन यहाँ पे अपने कंप्लीट होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इससे आगे के कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।